वहाँ से आने से पहले आपको करना सर इंडिया नमस्कार, मैं जयप्रकाश शर्मा, एकेडमिक काउंसलर इग्नू। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिक जो प्रिंसिपल्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो क्या है, और ये जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे BCC 133 जो है उस कोर्स के बारे में, खासकर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका पेपर। तो पिछले लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो हमने राष्ट्रीय आय के बारे में बात की थी, राष्ट्रीय आय के विभिन्न कंपोनेंट के बारे में बात की थी और कैसे उसका मेजरमेंट किया जाता है। आज जो है हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय का जो लेखांकन है वो एक खुली अर्थव्यवस्था में कैसे होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था दो भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का अभाव होता है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता फॉरेन ट्रेड का, लेकिन जो खुली अर्थव्यवस्था होती है उसमें विदेशी व्यापार होता है। तो खुली अर्थव्यवस्था क्या है और कैसे राष्ट्रीय आय का लेखांकन खुली अर्थव्यवस्था में किया जाता है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि खुली अर्थव्यवस्था कैसे कहते किसे। तो खुली अर्थव्यवस्था का अर्थ है जब किसी भी अर्थव्यवस्था का विश्व के किसी अन्य अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार शुरू होता है, अर्थात अगर हम अर्थशास्त्र की भाषा में कहें कि जब आयात और निर्यात होता है किसी भी देश का किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ, तो वो अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी के नाम से जानी जाती है। अब ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था का जहां कॉन्सेप्ट आता है वहां जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन में भुगतान संतुलन की बात आती है। भुगतान संतुलन जो है खासकर खुली अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, और जब भी हम भुगतान शेष या संतुलन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि भुगतान संतुलन है क्या, इसको समझना हमें चाहिए। दोस्तों, भुगतान संतुलन का अर्थ है किसी भी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ जो एक आर्थिक लेन देन होता है, लेकिन वो लेन देन सिस्टमैटिक होना चाहिए, एक लेखांकन वर्ष में संबंधित होना चाहिए। तो अगर किसी भी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ एक लेखांकन वर्ष में जो भी आर्थिक लेन देन होता है वो भुगतान शेष या बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो इसलिए जब हम खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय लेखांकन की बात करते हैं तो आयात और निर्यात अपने आप शामिल हो जाते हैं, और आयात निर्यात के शामिल होते ही भुगतान शेष की बात आती है या भुगतान संतुलन की बात आती है। अब भुगतान संतुलन को समझने के लिए इसके कुछ खाते हैं जिसको हम भुगतान शेष के अकाउंट्स कहते हैं, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम भुगतान शेष के खातों की बात करते हैं तो भुगतान शेष के खातों को बेसिकली दो भागों में बांटा जा सकता है। जो भुगतान शेष का पहला खाता है वो है चालू खाता, जिसको हम करंट अकाउंट कहते हैं, और जो भुगतान शेष का दूसरा खाता है उसको हम कहते हैं पूंजी खाता, या हम उसको कैपिटल अकाउंट के नाम से। अब चालू खाता जो है उसमें भी कई मद हैं। चालू खाते की अगर हम बात करें, क्योंकि हर मदों का संबंध आयात और निर्यात से है, तो अगर हम चालू खाते की बात करें तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो खाता है वो है वस्तु खाता। दूसरा जो इसमें चालू खाते का कंपोनेंट है वो है सेवा खाता, और जो तीसरा कंपोनेंट है वो है एक पक्षीय हस्तांतरण। तो जब भी हम चालू खाते की बात करते हैं इसमें यही तीन खाते आते हैं। अब हम लोग वन बाय वन ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों खातों का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भुगतान शेष के चालू खाते में वस्तु खाते। जब भी हम वस्तु खाते की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में ये बड़ा महत्वपूर्ण खाता है। तो इसमें हम एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ जो भी वस्तुओं का आयात निर्यात है
उसको हम वस्तु खाते में शामिल करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वस्तुएं किस तो क्या होती हैं? तो वस्तुओं का मतलब होता है जो विजिबल है, जो दृश्य है, जो टेंजिबल है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, उनको हम वस्तु कहते हैं। तो अगर कोई चीज विजिबल है और उसका आयात और निर्यात होता है या ट्रेड होता है या व्यापार होता है, तो हम उसको वस्तु खाते में शामिल करते हैं। इसी तरह से दूसरा जो महत्वपूर्ण खाता है वो है सेवा खाता, जिसको हम सर्विस अकाउंट कहते हैं। सर्विसेज का अर्थ है जो इनविजिबल है, जो अदृश्य है, वो सर्विसेज होती है, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इसको हम सर्विसेज खाते में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो उसमें जो सर्विसेज की बात है, तो हम सर्विसेज को सिर्फ इनविजिबिलिटी के टर्म्स में इस कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करते हैं कि उनका जो ट्रांजैक्शंस है वो कोर्ट ऑफ एंट्री पे अनरिकॉर्डेड है, मतलब रिकॉर्ड नहीं किया। तो इनविजिबिलिटी का अर्थ है जिसका जो है कोर्ट ऑफ एंट्री पे रिकॉर्डिंग नहीं है या अनरिकॉर्डेड जो ट्रांजैक्शंस है कोर्ट ऑफ एंट्री। तो इस तरह से जो हमारा चालू खाते का दूसरा महत्वपूर्ण खाता है मद है, वो है सेवा खाता। इसी क्रम में जो हमारा तीसरा खाता है वो है एक पक्षीय हस्तांतरण, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर जो अकाउंट है या एक पक्षीय हस्तांतरण खाता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि जब कोई भी जो है इनफ्लो या जो है प्रवाह किसी एक देश से जो दूसरे देश में होता है, तो एक तरह से वन साइडेड है, एक पक्षी होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, इंडिया का सिटीजन है, अगर वो यूएस में जॉब कर रहा है, उसकी फैमिली इंडिया में है, तो जो इनकम वो इंडिया को अपनी फैमिली को देता है वो यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट है। या कोई जो है हेल्प है, गवर्नमेंट देती है, कोई ऐड है, सहायता है, अनुदान है, ये सारी चीजें जो है वो हम भुगतान शेष के यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट में शामिल करते हैं, या हम इसको जो है एक पक्षीय हस्तांतरण खाते में शामिल करते हैं। तो ये तो बात हुई कि भुगतान शेष का जो हमारा चालू खाता है उसमें जो ये तीन मदे हैं, वस्तु खाता, सेवा खाता और एक पक्षीय हस्तांतरण। इसी क्रम में जो दूसरा महत्वपूर्ण खाता है वो है पूंजी खाता, जिसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अगर हम पूंजी खाते की बात करें तो पूंजी खाते में भी कई सारे मदे हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एफडीआई, जिसको हम कहते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। दूसरा जो इसमें पूंजी खाते में महत्वपूर्ण है वो है एफआईआईज या विदेशी संस्थागत निवेश या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और तीसरा जो महत्वपूर्ण मद है वो है गवर्नमेंट लोन्स टू अदर गवर्नमेंट, या एक देश का सरकार का किसी अन्य देश की सरकार को दिया जाने वाला ऋण। तो जो पूंजी खाता है उसमें भी हम इन मदों को शामिल करते हैं। और जो पहला खाता है हम सभी जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर टर्म है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या एफडीआई। एफडीआई का अर्थ है, एफडीआई ऐसा निवेश है जो किसी देश के द्वारा जब टेक्नोलॉजी और कैपिटल किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया जाता है और उससे एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है, उससे जीडीपी बढ़ती है और जो देश है जिसमें निवेश हो रहा है उसमें रोजगार के अवसर भी होते हैं। तो एफडीआई बहुत अच्छा निवेश माना जाता है, एक स्टेबल निवेश माना जाता है। जिस देश में इनका इन्फ्लो होता है उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही अस्थायी सोर्स होता है खासकर। दूसरा जो निवेश है विदेशी संस्थागत निवेश कहते हैं इसको हम, और विदेशी संस्थागत निवेश में हम जो है शामिल करते हैं खासकर ऐसे निवेश को जो कैपिटल मार्केट में या पूंजी बाजार में, जैसे शेयर में निवेश, बॉन्ड में निवेश, सिक्योरिटीज में निवेश। तो इन सब चीजों में जो निवेश आता है वो जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या विदेशी संस्थागत निवेश कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि एफडीआई और एफआईआई की, तो जो जहां विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में एक अस्थायित्व होता है, रोजगार का सृजन होता है,
वहीं जो विदेशी संस्थागत निवेश है उसमें थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी है। अर्थात अगर देश की सिचुएशन अच्छी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उस देश में, आर्थिक नीतियां अच्छे से कार्य कर रही हैं, तो ये निवेश अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। लेकिन अगर जरा सा भी कुछ इंस्टेबिलिटी किसी भी क्षेत्र में आती है तो कैपिटल का आउटफ्लो होता है। तो इनफ्लो और आउटफ्लो या जो है हमारा बाह्य प्रवाह या अंतर प्रवाह जो होता है वो देश की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसलिए जो विदेशी संस्थागत निवेश होते हैं उस पर हम बहुत पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। जस्ट हमारे पास एक तरह से विदेशी पूंजी का इनफ्लो बढ़ता है। तो ये बात हुई विदेशी संस्थागत निवेश। जब हम अर्थव्यवस्था को लिंक करते हैं, आज का जो समय है वो ग्लोबल विलेज कहते हैं हम, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कनेक्ट है। और इसी क्रम में जो एक देश की सरकार है वो दूसरे देश की सरकारों के साथ भी कनेक्ट है। और पूंजी खाते में जो तीसरी महत्वपूर्ण मत है वो है एक देश की सरकार का दूसरे देश की सरकार को दिया जाने वाला ऋण, गवर्नमेंट लोन्स टू अदर गवर्नमेंट, इसको हम कहते हैं। तो इसमें जैसे कोई भी देश की सरकार किसी भी देश की सरकार को ऋण अगर देती है तो उस पर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, लेकिन वो एक तरह से पूंजी खाते का कंपोनेंट, वो भी एक तरह से इनकम है, इनफ्लो ऑफ जो है इनकम। लेकिन जो इंटरेस्ट है उस पर जो देश जो लोन लेता है, जो इंटरेस्ट देता है, वो जो है पूंजी खाते में नहीं शामिल होती, बल्कि वो चालू खाते की जो सेवा खाता है उसमें हम उसको शामिल। तो ये जो बातें हैं, खासकर जब हम ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था की बात मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में करते हैं, तो उसमें हमें एक अर्थव्यवस्था का लिंक क्या है विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ, इसको हमें देखना पड़ता है। एक इसी क्रम में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण टर्म है, वो है बीओटी एंड बीओपी, अर्थात बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये अक्सर जो है बहुत ही कंफ्यूजन कभी क्रिएट करता है, इसको हमें समझना चाहिए। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड या जिस हिंदी में हम कहते हैं व्यापार शेष, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको कहते हैं भुगतान शेष, दोनों में अंतर है। जब भी हम व्यापार शेष की बात करते हैं तो व्यापार शेष का मतलब है जो हमारा चालू खाते का वस्तु खाता है, उसमें जो होने वाले लेन देन, अर्थात वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात। वस्तुओं के आयात और निर्यात को हम जो है शामिल करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब एक तरह से गुड्स अकाउंट है, या गुड्स अकाउंट में जो भी आयात और निर्यात। दूसरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जिसको हमने कहा भुगतान शेष या भुगतान संतुलन कहते हैं, भी कहते हैं। भुगतान शेष में हम, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, कि दो प्रकार के खाते हैं, जिसमें बैलेंस ऑफ जो है पेमेंट का जो चालू खाता है, और दूसरा जो खाता है वो पूंजी खाता है। तो अगर दोनों की तुलना करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक कंपोनेंट है, लिटिल छोटा भाग है, जो कि वस्तु खाते के होने वाले ट्रांजैक्शंस को शामिल करता है। तो ये जब राष्ट्रीय आय लेखांकन में हम खुली अर्थव्यवस्था में बात करते हैं राष्ट्रीय आय के लेखांकन की, तो जैसे हमने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जब उसमें हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और प्लस एक्स माइनस एम की मतलब होता है निबल निर्यात, एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट या निर्यात, और एम का मतलब होता है आयात। तो निर्यात के अमाउंट में से अगर हम आयात के अमाउंट को माइनस कर देते हैं और अगर सरप्लस होता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो सरप्लस या आधा है। तो खुली अर्थव्यवस्था में जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट या मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करते हैं तो हमें इन सारे कंपोनेंट को समझना भी पड़ता है और इनके विश्लेषण को भी सुनना और बताना पड़ता है। अब जब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो खासकर प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें जो दूसरा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट या क्लासिकल रोजगार सिद्धांत। ये क्लासिकल रोजगार सिद्धांत, ये क्लासिकल जो वर्ड है
इसको समझना जरूरी है। क्लासिकल जो वर्ड है खासकर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इसका सबसे पहले प्रयोग जो है वो जॉन मेनार्ड कीन्स ने किया। और कीन्स ने क्लासिकल शब्द का जो प्रयोग किया वो उन लोगों के लिए किया जो रिकार्डो के फॉलोअर्स हैं। रिकार्डो और रिकार्डो के अनुयायियों के लिए जो है कीन्स ने सबसे पहले क्लासिकल वर्ड का उपयोग किया, जिसमें मिल, जेएस मिल, अल्फ्रेड मार्शल और खासकर एसीपी, ये तीन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण आता है क्लासिकल अर्थशास्त्र में। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का जो रोजगार सिद्धांत है वो भी हमारे बीसीसी 133 जो पेपर है इसी का पार्ट है, तो इसको हमें समझना जरूरी है। 1929-30 तक जो है पूरी दुनिया में जो क्लासिकल विचारधारा थी वो बहुत ही डोमिनेंट थी, लेकिन जब 1929-30 में एक मंदी आई पूरी दुनिया में, तो उस मंदी ने क्लासिकल विचारधारा के जो स्तंभ थे उन पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये क्लासिकल के जो पिलर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, या क्लासिकल विचारधारा के जो थॉट्स हैं उस पे अर्थव्यवस्था का विकास संभव नहीं। और उसी समय मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो जॉन मेनार्ड कीन्स ने किया, और उनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक आई 1936 में, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और उसमें उन्होंने क्लासिकल विचारधारा के जो स्तंभ उस पर क्वेश्चन मार्क किया। लेकिन उसके पहले कि हम कीन्स की बात करें, हमें क्लासिकल रोजगार जो सिद्धांत उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वही फाउंडेशन है रोजगार सिद्धांत। तो जब भी हम क्लासिकल रोजगार सिद्धांत की बात करते हैं तो उनकी कुछ मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं को हमें समझना है। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं वो कहते थे हमेशा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया या फुल एम्प्लॉयमेंट पाया। पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या है, इसको भी हमें समझना है। पूर्ण रोजगार का अर्थ है ऐसा नहीं कि सारे लोगों को रोजगार है। पूर्ण रोजगार का अर्थ है एक जो प्रचलित मजदूरी दर है मार्केट में, उस मजदूरी दर पर अर्थव्यवस्था के जो लोग कार्य करना चाहते हैं उनको अगर कार्य मिल जाता है तो हम कहते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति। अर्थात पूर्ण रोजगार में जो अनैच्छिक बेरोजगारी होती है, जिसको हम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, उसका अभाव होता है, वो नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन साफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको कहा जाता है पूर्ण रोजगार। अर्थात दिए गए मजदूरी दर जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य मिल जाए। तो क्लासिकल जो विचारधारा थी वो हमेशा इस चीज को मानती थी कि पूर्ण रोजगार जो है अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। दूसरी जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण मान्यता थी वो थी जो है हस्तक्षेप की, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, या एक फ्रेंच वर्ड है लेसेस फेयर इकोनॉमी। क्लासिकल अर्थशास्त्री इस बात पे हमेशा जो
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम लोग बात कर रहे थे क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के कुछ बेसिक मान्यताओं पर। तो क्लासिकल रोजगार सिद्धांत में जब हम बात कर रहे थे कि लेसलेस फेयर इकोनॉमी, जिसको हम कहते हैं हस्तक्षेप की जो अर्थव्यवस्था, क्लासिकल अर्थशास्त्री इस बात पर हमेशा जोर देते थे कि सरकार का होना ठीक है, लेकिन अर्थव्यवस्था में जो है सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो अर्थव्यवस्था है वो डिमांड और सप्लाई, या हम कह सकते हैं इनविजिबल हैंड्स जिसको कहते हैं, अदृश्य हाथ, उनके माध्यम से संतुलन स्थापित करेगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मान्यता है। इसी तरह से क्लासिकल अर्थशास्त्री जो है वो बंद अर्थव्यवस्था की बात करते थे या क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते थे। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था के साथ का विदेश व्यापार नहीं होता है या फॉरेन ट्रेड नहीं होता है या किसी अन्य अर्थव्यवस्था के साथ लेन देन नहीं होता है, तो उसको हम जो है बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें जो है ये सिर्फ उपभोक्ता होता है, निवेशक होता है और सरकार होती है, या जिसको हम कहते हैं C+I+G। तो हमेशा क्लासिकल अर्थशास्त्री बंद अर्थव्यवस्था के जो है पक्ष में थे, और वो हमेशा कहते थे कि जो है किसी भी प्रकार का फॉरेन ट्रेड नहीं होना चाहिए। दूसरी जो इनकी महत्वपूर्ण मान्यता थी वो है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एक बहुत ही विशिष्ट रूप है, जिसमें कि जो है फर्म और उद्योग दो चीजें होती हैं, और इस खासकर बाजार की जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि उत्पाद एक जैसे होते हैं। बाजार में जो क्रेता और विक्रेता है, दोनों को पूरी जानकारी होती है, पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, होमोजेनिटी प्रोडक्ट होते हैं, प्राइसेस भी एक जैसी होती है। तो ये जो पूर्ण प्रतियोगिता का कॉन्सेप्ट है, इस पे उनका जो है पूरा भरोसा था कि पूर्ण प्रतियोगिता अर्थव्यवस्था में होती है, और सारे जितने भी लोग हैं उनको पूरी जानकारी होती है, एक तरह से परफेक्ट इंफॉर्मेशन आती है, जो बाजार है उसकी पूरी जानकारी होती है। ये क्लासिकल रोजगार सिद्धांत है, इसकी कुछ मूलभूत और महत्वपूर्ण विशेषता है। अब क्लासिकल जो रोजगार सिद्धांत है, इसमें जो है हम इसके 3 कंपोनेंट में अध्ययन करते हैं। जो पहली बात है वो है से का बाजार नियम, जिसको हम जो है सेज लॉ ऑफ मार्केट। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका कंपोनेंट है वो है खासकर श्रम बाजार का संतुलन, और तीसरा जो है वो है वस्तु बाजार का संतुलन, या कैपिटल या पूंजी बाजार का संतुलन हम कह सकते हैं। तो वन बाय वन अगर क्लासिकल सिस्टम पे हम बात करें, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो है क्लासिकल जो पूरा रोजगार सिद्धांत है, जिस विचारधारा पे सबसे ज्यादा अस्तित्व है, से का बाजार। जेबी से एक बहुत ही पॉपुलर अर्थशास्त्री रहे हैं, और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बात कही, और वो बात ये है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। ये जेबीसी साहब ने कहा कि अर्थव्यवस्था में जो है पूर्ति जो है वो मांग का सृजन कर लेती है, अर्थात सप्लाई क्रिएट्स इसको, अर्थात कहीं भी अर्थव्यवस्था में ना कोई आधिक्य होता है, सरप्लस होता है, और ना कहीं कोई कमी होती है, शॉर्टेज। हाँ, ये वो जरूर हो सकता है कि कुछ समय के लिए आधिक्य या कमी हो सकती है, लेकिन क्लासिकल अर्थशास्त्री इस बात को कहते थे, जेबीसी साहब, कि दीर्घकाल ये अर्थव्यवस्था अपने आप में एडजस्ट कर लेगी, और पूर्ति और मांग का जो सामंजस्य है वो अर्थव्यवस्था में स्थापित होगा। तो से का बाजार नियम के नाम से इस सिद्धांत को जाना जाता है, और क्योंकि पूर्ति अपनी मांग का सृजन कैसे करती है इस पे भी हमें विचार करना है। दोस्तों, पूर्ति अपनी मांग का सृजन इस क्रम में करती है कि जो भी उत्पादक होता है वो निश्चित रूप से उपभोक्ता भी होता है। और अगर हम देखें, अगर किसी भी इंडस्ट्री में जो लोग श्रमिक हैं, जब वो कार्य करते हैं तो उनकी इनकम भी जनरेट होती है। तो जब वो इनकम जनरेट होती है तो जो उत्पादन अर्थव्यवस्था में होगा उसकी मांग स्वयं स्वयं सृजित हो जाएगी, अर्थात जो प्रोड्यूसर है उसके द्वारा भी हो सकती है, जो है लेबर है जो कार्य कर रहे हैं,
जो श्रमिक है उनके द्वारा हो सकती है, और इस तरह से उतना ही अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में उत्पादन होता है जितना कि जो है डिमांड होती है। वो जो हमने बताया कि थोड़े समय के लिए हो सकता है डिमांड जो है ज़्यादा हो या सप्लाई ज़्यादा हो, लेकिन दीर्घकाल में ये जो सिचुएशन है वो नहीं होती, बल्कि संतुलन की स्थिति रहती है। तो ये बात तो एक फंडामेंटल बात है कि जो जेबीसी साहब ने कहा कि हमें इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि सरकार का हस्तक्षेप करे, सरकार उसमें सप्लाई और डिमांड में सामंजस्य में है। ये अर्थव्यवस्था को अगर स्वतः छोड़ दिया जाए तो अपने आप हो जाता है। अब थोड़ा सा इस बात को अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हमें कीन्स के उदाहरण को भी याद रखना चाहिए। कीन्स कहते हैं कि देखिए अर्थव्यवस्था में जो आय होती है वो कोई जरूरी नहीं कि सब जो है खर्ची हो जाए, कुछ उसका पार्ट सेव भी होता है, बचत भी होती है। तो अगर जो है किसी भी व्यक्ति की जो टोटल इनकम है वो खर्च नहीं हो पा रही है, बल्कि उसका कुछ पार्ट जो है बचत हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था में एक लीकेज होता है। अगर जब तक कि वो बचत निवेश में कन्वर्ट नहीं होता है, तो एक सर्कुलेशन में मनी आने के लिए निवेश का भी होना बहुत जरूरी है। और कीन्स इस पे क्वेश्चन मार्क करते हैं कि क्लासिकल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। और दूसरी चीज जो है कीन्स ये कहते हैं कि दोनों वर्ग अलग हैं, बचत करता वर्ग अलग है, निवेशक अलग है। तो इस तरह से एक डिस्क्रिपेंसी या जो है थोड़ा सा क्षमता में आ सकती है। खैर, तो क्लासिकल विचारधारा जो है खासकर से का बाजार सिद्धांत वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्तंभ है पूरी क्लासिकल सिस्टम। जो क्लासिकल विचारधारा में जो दूसरी बात है, जो दूसरा स्तंभ है, वो है श्रम बाजार का संतुलन। श्रम बाजार के संतुलन का तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में जो मजदूरी दर वो जो है उस लेवल पर फिक्स हो जाती है जहां पर पूर्ण रोजगार अर्थात फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। अल्पकालीन स्थितियों में इसमें परिवर्तन आ सकता है कि एक अस्थायी संतुलन तो पूर्ण रोजगार पर ही होगा, लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अर्थव्यवस्था में अगर मजदूरी की दर बढ़ती है, अगर मजदूरी बढ़ती है किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो आप सभी जानते हैं कि मजदूरी बढ़ने से श्रमिकों की जो है सप्लाई जो है वो खासकर आप देखेंगे कार्य करने के लिए बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोग कार्य करने के लिए इच्छुक हो जाएंगे। लेकिन उनकी जो डिमांड है, जो इन्वेस्टर्स है, उनकी जो डिमांड करने वाले हैं वो उतना डिमांड नहीं करते, क्योंकि उनकी कास्ट या उत्पादन की जो लागत है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जब मजदूरी ऊंची होती है तो श्रमिकों की सप्लाई तो बढ़ जाती है, पूर्ति बढ़ जाती है, लेकिन उनकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि बेस रेट महंगा होने से अपने आप मांग में कमी आ जाती है। तो इस तरह से एक जो है अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एक सरप्लस श्रमिकों का जनरेट होता है। जब मजदूरी दर ज्यादा होती है तो एम्प्लॉयमेंट का रेट, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है या बेरोजगारी की दर बढ़ती है। लेकिन क्लासिकल जो विचारधारा है वो मानती है कि ऐसा नहीं होगा। अगर ऊंची मजदूरी दर है और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर बेरोजगार हैं, तो श्रमिक जो है इस बात के लिए अपने को प्रिपेयर कर लेते हैं कि हम कम मजदूरी पर कार्य करेंगे, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि मजदूरी कम होने पर भी श्रमिक कार्य करना शुरू करते हैं, और पुनः जो है वही जो वो रोजगार स्तर की मजदूरी है या जिसको हम कहते हैं अस्थायी संतुलन के बाद उस पर मजदूरी पुनः स्थापित हो जाती है। तो जैसा कि हमने कहा कि अल्पकालीन में ये विचलन हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में ये विचलन नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन जो क्लासिकल विचारधारा में आती है खासकर श्रम बाजार के संतुलन में, वो ये आती है कि अगर मजदूरी की दर संतुलन स्तर से नीचे आती है तो क्या होगा। अगर मजदूरी की दर संतुलन स्तर के नीचे आती है तो ऐसी स्थिति में जो अर्थव्यवस्था में जो इन्वेस्टर्स है वो ज्यादा श्रमिकों की मांग करें। क्यों करेगा? क्योंकि श्रमिकों की लागत जो है खासकर वो कम होगी, मजदूरी उसको कम देना पड़ेगा तो उसके प्रोडक्ट की लागत कम आएगी। लेकिन कम मजदूरी की दर पर एक ये भी समस्या आती है कि श्रमिक कार्य करना नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में जो एंटरप्रेन्योर है या जो साहसी है, जो इन्वेस्टर्स है, वो जो है मजदूरी दर को थोड़ा सा बढ़ाता है।
तो धीरे धीरे मजदूरी पुनः उसी संतुलन स्तर पर आ जाती है जहाँ पर पूर्ण रोजगार। तो श्रम बाजार का अगर संतुलन क्लासिकल सिस्टम में देखना चाहे और उसको समझना चाहे तो फ्लेक्सिबल जो बेस रेट है या जो लचीलता है मजदूरी की वो बहुत बड़ा है। और क्योंकि अर्थशास्त्र में क्लासिकल जो विचारधारा है ये मान के चलती थी कि थोड़ा अल्पकालिक असंतुलन आ सकता है लेकिन दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार ही अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। और पूर्ण रोजगार का मतलब है अनैच्छिक बेरोजगारी का अभाव, या हम कहें जो एक प्रचलित मजदूरी दर पर जो लोग कार्य करना चाहते हैं उनको कार्य मिल जाता है। जो स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, उसको हम पूर्ण रोजगार में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो ऐसे लोग थे जो स्वेच्छा से बेरोजगार रहना चाहते हैं, अर्थात प्रचलित मजदूरी दर पर उनको कार्य मिल रहा है लेकिन वो कार्य नहीं कर रहे, तो उसको हम बेरोजगार नहीं कहेंगे बल्कि उनको जो है हम रोजगार में ही रखेंगे क्योंकि वो अपनी इच्छा से बेरोजगार है। ये तो बात हो गई कि क्लासिकल जो विचारधारा है उसमें जो दो फंडामेंटल बातें थी, एक तो श्रम का बाजार है और दूसरी जो बात थी वो श्रम बाजार का संतुलन। अब इसी क्रम में जो क्लासिकल विचारधारा है उसमें जो तीसरी बात है वो है वस्तु बाजार का संतुलन या पूंजी बाजार का संतुलन। और पूंजी बाजार की जब बात आती है तो उसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि पूंजी बाजार का संतुलन जो है वो कैसे होगा। तो पूंजी बाजार के संतुलन में अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं, एक होता है निवेश और दूसरी है बचत। बचत और निवेश ये दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण। क्लासिकल बात हमेशा ये चीज पे फोकस करता है कि जो आय होती है वो अगर आप देखें तो उपभोग और बचत दो भागों में बढ़ जाती है, अर्थात जो उपभोक्ता होता है वो अपनी आय का कुछ भाग भोग करता है और उसका कुछ भाग जो है वो भविष्य में बचत करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि जो बचत है उसको सिस्टम में लाने के लिए निवेश भी बहुत जरूरी है कि पूरी की पूरी बचत जो है निवेश में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बचत और निवेश जिसके दोनों करने वाले वर्ग अलग अलग हैं, बचत उपभोक्ता करता है और इन्वेस्टर्स जो है वो निवेश करते हैं, तो दोनों वर्ग अलग अलग हैं लेकिन दोनों जो है एक ही चीज से प्रभावित होते हैं और वो बात है ब्याज की दर। तो अगर हम टेक्निकली थोड़ी सी बात करें हम कहते हैं कि जो बचत है वो ब्याज दर पर निर्भर है, या इसको कहते हैं जैसे फंक्शन आर मतलब ब्याज दर और ये सब होता है बचत। और दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब है कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ती है तो बचत की प्रेरणा बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा लोग बचत करना चाहते हैं। तो एक पॉजिटिव कोरिलेशन रिलेशनशिप डेवलप होती है जब हम जो है बचत की बात करते हैं और ब्याज दर। और दूसरा जो खासकर महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो है निवेश। और निवेश भी जो है वो आप समझिए कि ब्याज दर का ही फल है, इसको हम कहते हैं आई फंक्शन ऑफ आर। आई मींस निवेश और आर का मतलब होता है ब्याज। तो अगर हम निवेश और बचत की बात करें तो दोनों ब्याज दर पर निर्भर करते हैं, लेकिन जहां बचत निवेश के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वहां जो ब्याज दर है और निवेश है वो बचत के साथ इन्वर्सली जुड़ा हुआ है। अर्थात जो है अगर ब्याज दर किसी भी अर्थव्यवस्था में ज्यादा होती है तो निवेश कम होगा और ब्याज दर अगर कम होगी तो निवेश ज्यादा होगा। और क्लासिकल अर्थशास्त्री इस बात पर फोकस करते हैं कि अर्थव्यवस्था में ब्याज एक संतुलन स्तर पर होगी और उस संतुलन स्तर पर निवेश बचत के बराबर है, अर्थात बचत और निवेश जिस पॉइंट पे इक्वल होंगे वही जो है संतुलन का बिंदु होगा और संतुलित ब्याज दर भी वही होगी। लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं होता है, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे श्रम बाजार के संतुलन में, वहां भी ये चीज निकल के आई थी कि अर्थव्यवस्था में जो असंतुलन है वो भी घटित हो सकता है, भले ही वो अल्पकालिक हो लेकिन घटित हो सकता है।
उसी क्रम में हम इसमें भी ये देख सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर ब्याज दर ज्यादा होगी, संतुलन जो ब्याज दर है उससे ज्यादा होगी, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी बचत है वो हमें ज्यादा प्रेरणा बचत की मिलेगी और बचत ज्यादा होगी। लेकिन ऊंची ब्याज दर पर निवेश का बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो है दोनों में एक गैप होगा, एक डिफरेंस क्रिएट होगा, और ये डिफरेंस अस्थायित्व नहीं लाएगा, क्योंकि फिर दोबारा एक समय के बाद जो ब्याज दर है वो पुनः संतुलन स्तर पर हो जाएगी, जहां पर बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर है। क्योंकि ऊंची ब्याज दर पर निवेशक हतोत्साहित होंगे, निवेश की प्रेरणा कम होगी, और निवेश जब किसी अर्थव्यवस्था में कम होता है तो रोजगार के अवसर भी कम होते हैं, अर्थव्यवस्था में मांग की कमी आ जाती है, और अर्थव्यवस्था में अल्टीमेटली जो है प्रोडक्शन और सारी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती है। तो एक लेवल के बाद ब्याज दर पुनः संतुलन स्तर पर आ जाएगी, इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएगी, जहां बचत और निवेश बराबर। दूसरी जो बात है कि अगर ब्याज की दर संतुलन स्तर से नीचे आती है, संतुलन का मतलब है जहां बचत और निवेश बराबर है, उस बिंदु से नीचे आती है ब्याज दर, तो ऐसी स्थिति में कम ब्याज दर पर निवेश ज्यादा, निवेश की मांग ज्यादा, कैपिटल की डिमांड ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर ब्याज दर कम होती है तो आप सभी जानते हैं कि बचत की जो प्रेरणा है वो घटती है, लेकिन निवेश की जो प्रेरणा है वो बढ़ती है। तो यहाँ पे भी एक गैप क्रिएट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम ब्याज दर को बढ़ाना होगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था में जो बचत करने की क्षमता है या जो बचत की प्रेरणा है वो बढ़े, और धीरे धीरे पुनः जो है ब्याज दर घटकर उसी संतुलन स्तर पर आ जाती है, जहां पे अर्थव्यवस्था में निवेश और बचत बराबर होती है। तो जो है वस्तु बाजार और पूंजी बाजार में भी कैपिटल मार्केट जो इक्विलिब्रियम है उसमें भी एक जो ब्याज दर है वो एक महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है जो अर्थव्यवस्था में खासकर बचत और निवेश के संबंध में संतुलन को स्थापित करता है। तो ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो आपके इस पेपर का पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो उसमें हम ये तीन बातें, तीन जो फंडामेंटल्स आते हैं वो हम इसको देखते हैं, इसमें कवर करते हैं। और इसमें हमेशा जो है इस बात को ध्यान रखना है कि पूर्ण रोजगार की जो कॉन्सेप्ट है उसको हमेशा खासकर सिस्टम फॉलो करता है, और पूर्ण रोजगार का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि पूर्ण रोजगार का मतलब है कि इन ऑप्शंस ऑफ इनवॉलंटरी या अनैच्छिक बेरोजगारी का अभाव। ऐच्छिक बेरोजगारी हो सकती है लेकिन अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं, इस बात को हमें ध्यान रखना है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो दूसरी बात है, दूसरी जो थ्योरी है इसमें वो है कीन्स का रोजगार, कीन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ओवरऑल जो है डेवलपमेंट, या जिसको हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो जॉन मेनार्ड कीन्स को माना जाता है। भले ही जो है जो टर्म है वो रेगुलर फेस में यूज किया था, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को एज ए सेपरेट ब्रांच स्थापित किया वो जॉन मेनार्ड कीन्स ने किया। तो कीन्स ने 1936 में जो पुस्तक लिखी और वो बहुत ही फेमस हुई पूरी दुनिया में, जनरल थ्योरी उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट है मनी, जो 36 में पब्लिश हुई। उसने क्लासिकल विचारधारा के जो स्तंभ थे उनके क्वेश्चन मार्क किया और ये कहा कि जो क्लासिकल विचारधारा है वो बिल्कुल लागू नहीं थी, और जो उस समय की सिचुएशन थी बहुत ही ग्रेट डिप्रेशन था, और उसमें पहली बार जो है कीन्स ने कहा कि सरकार का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी तो अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम या स्वतः संतुलन की जो बात क्लासिकल कहते हैं वो नहीं। तो कीन्स सरकारी हस्तक्षेप को वाजिब मानते थे, जायज मानते थे, और उन्होंने जो अपनी रोजगार की थ्योरी दी, रोजगार का जो सिद्धांत दिया, उसमें इस बात पे विशेष फोकस किया कि अर्थव्यवस्था में पूर्ति नहीं डिसाइड करती, अर्थव्यवस्था में जो संतुलन की बात है वो मांग डिसाइड करती है। जैसा कि अभी हम लोग जेबीसी की बात कर रहे थे कि सप्लाई क्रिएट्स इसको डिमांड, लेकिन कीन्स कहते हैं नहीं,
डिमांड जो है वो अर्थव्यवस्था में संतुलन लाती है, डिमांड अर्थव्यवस्था की दिशा होती है। तो इसी क्रम में उन्होंने दो चीजों का प्रयोग किया और उसको कहा जो है, एक को कहा एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग, और दूसरे को कहा समग्र पूर्ति। तो जो समग्र मांग है और जो समग्र पूर्ति, वही अर्थव्यवस्था में रोजगार का क्या स्तर होगा, रोजगार पूर्ण रोजगार आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी बातें डिसाइड करती हैं। एक चीज यहाँ पे समझना जरूरी है कि कीन्स कहते थे कि अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है कि जो है, जो क्लास में कहते थे कि स्वैच्छिक बेरोजगारी ही पाई जाती है, ये कहते थे नहीं, अर्थव्यवस्था में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट या अनैच्छिक बेरोजगारी भी पाई जाती है। लोग कार्य करना चाहते हैं फिर भी उनको कार्य नहीं मिलता है। तो जहां क्लासिकल इस बात पे फोकस करते थे कि अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती है, कीन्स कहते थे नहीं, अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये जो है एक बहुत जो है मेजर बात कीन्स ने की अर्थव्यवस्था के बारे में। दूसरी, जहां क्लासिकल सप्लाई साइड की बात करते थे, जैसे जेबीजे का जो शेष लाभ मार्केट बात करता है, कीन्स जो है डिमांड साइड की बात करते हैं, डिमांड साइड इकोनॉमिक्स। और इन्होंने अपने जो सिद्धांत में इस बात पे विशेष फोकस किया कि जो है अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों मिलकर जो है अर्थव्यवस्था में संतुलन या रोजगार के स्तर को डिसाइड करते हैं। दूसरी, जहां पे क्लासिकल पूर्ण रोजगार की बात करते थे, कीन्स जो है अपूर्ण रोजगार या अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। कीन्स ये नहीं मानते कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। कीन्स कहते थे कि यस, पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अर्थव्यवस्था में शुरू से होता है, ऐसा नहीं है। वो कहते थे अर्थव्यवस्था में हमेशा अपूर्ण रोजगार या अंडर एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कीन्स का रोजगार सिद्धांत है वो है क्या। कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो बेसिकली समग्र मांग और समग्र पूर्ति पर आधारित है। और अगर हम बात करें समग्र मांग और समग्र पूर्ति की, तो सबसे पहली बात आती है समग्र मांग। समग्र मांग है, समग्र मांग को हम डिसाइड करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ, अर्थात जो एक विशेष रोजगार के स्तर पर जो बिक्री से प्राप्त प्रत्याशित आय होती है, जो उत्पाद की बिक्री से प्रत्याशित आय होती है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होती है एक विशेष रोजगार के स्तर पर, वही जो है समग्र मांग होती है। तो अर्थव्यवस्था में समग्र मांग जो है उसका होना बहुत जरूरी है अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के लिए। और एक समग्र पूर्ति की भी बात जो है उन्होंने की। समग्र पूर्ति क्या होती है? उन्होंने कहा समग्र मांग जो है एक रेवेन्यू साइड का कॉन्सेप्ट है, वही जो समग्र पूर्ति है वो जो है कॉस्ट या जो है हम कह सकते हैं लागत साइड का जो है कंपोनेंट। तो उन्होंने कहा प्रोसीड्स नेसेसरी फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ, अर्थात जो आवश्यक आय होती है, आवश्यक आय होती है एक विशेष रोजगार के लेवल पर जो है उत्पाद की बिक्री से, वो हमारी समग्र पूर्ति। और जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति की बात कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर ना तो सिर्फ समग्र मांग डिसाइड करती है और ना ही समग्र पूर्ति डिसाइड करती है। अर्थव्यवस्था में जो रोजगार का स्तर है वो जो है इफेक्टिव डिमांड या हम इसको कहते हैं प्रभावी मांग, वो डिसाइड करती है। तो एक नया टर्म पहली बार जॉन मेनार्ड कीन्स लेके आए और उन्होंने कहा कि नहीं, प्रभावी मांग ही अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर डिसाइड करती है। वो रोजगार का स्तर क्या होगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है या जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन जो प्रभावी मांग है वही अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर को या अंडर एम्प्लॉयमेंट के स्तर को डिसाइड करता है। अब ये प्रभावी मांग है, प्रभावी मांग एक तरह से मूल क्रक्स है पूरी केनेजियन थ्योरी की। अब प्रभावी मांग का अर्थ है वो बिंदु जहां पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड।
तो जब भी हम उस संतुलन बिंदु पर आते हैं जहाँ पे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर होते हैं, वही पॉइंट जो होता है वो इफेक्टिव डिमांड या प्रभावी मांग कहलाता है। अर्थात शॉर्ट में हम कहते हैं एडी इज इक्वल टू एएस। एडी का मतलब है एग्रीगेट डिमांड, एएस का मतलब है एग्रीगेट सप्लाई, अर्थात समग्र मांग और समग्र पूर्ति। तो अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति आती है कि भाई अगर हम रोजगार के स्तर को बढ़ाते जाते हैं तो हमारा जो है आप देखिए सप्लाई भी बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है समग्र पूर्ति के स्तर पर कि जहाँ पे जो सप्लाई है, एग्रीगेट जो सप्लाई कर रहा है वो जो है परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाती है या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाती है, तो लंबवत हो जाती है। तो उस स्तर के बाद उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो वो स्थिति कब होती है जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। तो जैसा हम लोगों ने कहा जो प्रारंभिक संतुलन केन्सियन मॉडल में आता है तो ऐसा हो सकता है कि जो है एडी और एएस या समग्र मांग और समग्र पूर्ति पर निर्धारित होता है जो प्रभावी मांग है और उसी पर रोजगार है। लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ पे एडी और एएस बराबर हो वो पूर्ण रोजगार का ही बिंदु, वो अपूर्ण रोजगार का बिंदु भी हो सकता है, जैसे कि कीन्स कहते हैं। लेकिन कीन्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर हमें पूर्ण रोजगार को बढ़ावा देना है तो पूर्ण रोजगार के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एग्रीगेट डिमांड को या समग्र मांग को बढ़ाना होगा। अब समग्र मांग कैसे बढ़ेगी? हमने भी बात की कि जो हमारी जो टोटल इनकम है वो C प्लस आई में डिवाइडेड है और आप सभी जानते हो जो S इज इक्वल टू Y की बात हम लोग कर रहे थे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होनी चाहिए। लेकिन केस कहते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सेविंग करने वाला वर्ग अलग है, निवेशक वर्ग अलग है, तो एक जो है डिफरेंस एक लीकेज तो जो है अर्थव्यवस्था में व्याप्त होता है। इसलिए पूरी की पूरी सेविंग कोई जरूरी नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग को अर्थव्यवस्था में बढ़ाने की स्थिति में आ जाए, बढ़ा दें, तो अर्थव्यवस्था में हम पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो बिंदु जहाँ पर एडी एस इक्वल है वो अपूर्ण रोजगार का बिंदु हो सकता है, लेकिन अगर हम समग्र मांग को बढ़ाने की स्थिति में है, समग्र मांग को हम बढ़ा सके तो वो एक तरह से पूर्ण रोजगार की स्थिति लाई जा सकती है। तो किस का जो जोर है वो खासकर प्रभावी मांग पे बहुत ज्यादा है और इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि प्रभावी मांग समग्र मांग नहीं है। प्रभावी मांग वो बिंदु है जहाँ पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर होती है और वही बिंदु जो है वो डिसाइड करता है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर क्या होगा। तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने जैसे खासकर एसीपीबी ने रोजगार को बढ़ाने के लिए जो है बेस या मजदूरी दर में कटौती की बात की कि अगर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं है तो हम मजदूरी दर में कटौती के द्वारा जो है वो रोजगार को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कीन्स कहते हैं कि अगर कोई भी सरकार इस तरह के स्टेप उठाती है कि बेस रेट कम करके वो रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, इस स्तर पर काम करती है, तो वो सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर श्रमिकों की मजदूरी में कटौती की जाएगी तो अल्टीमेटली उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था में समग्र मांग पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी की इनकम कट होगी तो उसकी खरीदने की जो क्षमता है या उसके खर्च करने की जो क्षमता है वो प्रभावित होगी और अगर मांग प्रभावित होगी तो निवेश भी प्रभावित होगा, रोजगार प्रभावित होगा, उत्पादन प्रभावित होगा और अर्थव्यवस्था एक जो है डिप्रेशन की तरफ या एक सर्किल में आ जाएगी। तो मजदूरी में जो कटौती है वो रोजगार बढ़ाने का विकल्प नहीं, रोजगार बढ़ाने का विकल्प जो है वो है समग्र मांग। समग्र मांग जितनी तेजी से बढ़ेगी निवेश उतना ही ज्यादा होगा, उत्पादन उतना ही ज्यादा होगा, रोजगार के अवसर उतने ही ज्यादा होंगे। तो ये जो बात बड़ा एक डिस्कोर्स है, बड़ा वेट है क्लासिकल और बिजनेस सिस्टम में कि कैसे समग्र मांग और समग्र अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर को डिसाइड करेंगे, ये जो है कीन्स ने अपने सिद्धांत में इसकी व्याख्या।
तो क्लासिकल और केंसियन थ्योरी में जो एक डिस्कोर्स है, जो डिबेट है, वो लगातार बना है। और इसी में एक महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि अगर निवेश में वृद्धि हो तो फिर आय में कितनी वृद्धि हो। और इसको हम जो है यूज करते हैं कि K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। के क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। और डेल्टा वाई का मतलब है चेंज इन इनकम, डेल्टा आई का मतलब है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अर्थात निवेश में परिवर्तन अगर होता है या किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप कितनी आय रहेगी, ये हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है या निवेश के मतलब है। दूसरी जो बात है कि जो निवेश गुणक है या जो उसकी वैल्यू के जो हम लोग बात कर रहे थे, कैसे हम उसको डिनोट करते हैं, वो किससे और प्रभावित होता है? तो वो एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको कहते हैं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, उससे बहुत प्रभावित होता है। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा है, एमपीसी जिसको हम साथ में एमपीसी कहते हैं, तो के की जो वैल्यू है वो ज्यादा है। और अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में एमपीसी की वैल्यू कम है तो के की वैल्यू कम है। मतलब डायरेक्टली या प्रत्यक्ष संबंध होता है एमपीसी की वैल्यू और के, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो ये बड़ा एक पैराडॉक्सल है कि जो गरीब व्यक्ति होता है कि उसमें खासकर जो कन्वर्जन एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा करता है। अर्थात वहाँ पे एमपीसी जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ज्यादा होती है, लेकिन जो हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वहाँ पे एमपीसी कम होती है। तो लीकेज की संभावना वही पे होती है हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में। लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में लीकेज की संभावना कम होती है क्योंकि टोटल जो इनकम है वो ऑलमोस्ट एक्सपेंड हो जाती है। तो y इज इक्वल टू सी इसको कहते हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल बातें थी। और अब बात आती है कि भाई जो इनिशियल थ्योरी है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक तरह से जो रोजगार का स्तर है वो अगर हम बात करें तो इनिशियल थ्योरी में प्रभावी मांग जो है वही डिसाइड करती है कि रोजगार का स्तर अर्थव्यवस्था में क्या होगा। ये अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग ही निर्धारित करती है। और प्रभावी मांग को भी हमें ये ध्यान रखना है कि वो बिल यहाँ पे एडी और एस बराबर होते हैं। दूसरा जो है किन्स ने कहा कि जो क्रिटिसाइज किया क्लासिकल सिस्टम को, और उन्होंने कहा कि जो है से का जो बाजार में वो जो है बिल्कुल लागू नहीं है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि प्रोड्यूसर अलग सेक्शन है और डिमांड करने वाला अलग सेक्शन है। जो लेबर क्लास है, जो कार्य करता है, वो अलग सेक्शन है और उत्पादक वर्ग अलग है। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स डिमांड ये नहीं हो सकती क्योंकि जो डिमांड करने वाला वर्ग है, जो मान लीजिए लेबर क्लास है, जो वस्तुओं की मांग करता है, कोई जरूरी नहीं कि वो अपनी इनकम को पूरी तरह से खर्च करे। तो एक तरह से यहाँ पे भी एक लीकेज होता है। और उन्होंने अपनी थ्योरी में जो खासकर इम्पोर्टेंट बात बताई वो ये बताई कि निवेश की बड़ी भूमिका है अर्थव्यवस्था में। अगर हमें समग्र मांग को बढ़ाना होगा तो निवेश, और निवेश को बढ़ाने के लिए हमारे पास जो है कैपिटल स्टॉक चाहिए। तो कैपिटल स्टॉक को मेंटेन करना, निवेश को बढ़ाना, जिससे कि रोजगार का अवसर बढ़ सके, ये फिनांशियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। दूसरी जो बात है वो जो है पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो है गरीबों में जो है एमपीसी ज्यादा होती है और जो खासकर अमीर वर्ग में एमपीसी कम होती है। तो एक पैराडॉक्सल रिजल्ट आता है यहाँ पे जिसमें एमपीसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये कुछ बातें थी जो केंसियन थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी में लंबा डिबेट है, बहुत और बातें हैं, लेकिन हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि दोनों के फंडामेंटल्स बातें क्या हैं और दोनों थ्योरीज कैसे जो है काम करती हैं। थैंक यू सो मच।